आप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ क्यों आकर्षित हुए? आपको तो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था। क्या राष्ट्रीय जनता दल की कोई ऐसी आगे की भविष्य की कोई रणनीति, कोई योजना है कि इस गैप को भरा जाए? और जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ये तो तब भी ऐसा ही रहेगा, तो इसका मुकाबला करने की क्या रणनीति है? बीजेपी आज है कल नहीं होगी। इस देश को अगर बने रहना है, संवैधानिक प्राथमिकताएं महफूज रहनी है, सुरक्षित रहनी है, संरक्षित रहनी है, तो ये जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है ये मैं इन दिनों बार बार लिख भी रहा हूं और अपने पार्टी के लिए, अपने तमाम विपक्ष के लिए भी, कि हमें आइडेंटिटी और क्लास एक साथ लाना है। गांव गांव में ये कहा गया कि 10,000 2 लाख की पहली किस्त, 1,90,000 और आने, कहां से? नीट की प्रॉब्लम है, एजुकेशन मिनिस्टर का दोष है, उनसे रेजिग्नेशन ले लो। पेट्रोलियम में दिक्कत है, पेट्रोलियम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लो। फाइनेंस, इकोनॉमिक वाले, फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा ले लो। लेकिन एक ऐसे कैबिनेट में जहां अपने कमरे का गमला तक मंत्री अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, उसमें कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। अपोजिशन जो इंडिया अलायंस बना, नीतीश कुमार भी वापस चले गए एनडीए के साथ, एक झटका वो लगा। नीतीश जी गए नहीं थे, ले जाए, शायद हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। एक एक करके विपक्ष के जो बड़े किले हैं वो ढहते जा रहे हैं। बिहार का किला ढह गया, पश्चिम बंगाल का बड़ा मजबूत किला था वो ढह गया, तमिलनाडु का भी ढह गया, स्टालिन जैसा मजबूत किला जैसा, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का किला ढह गया। ये सारे बड़े मजबूत किले थे। हम इतने महान देश, फलाना $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और हम एक अदद सेंसस नहीं करवा पा रहे हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हमने बुलाया है एक बहुत ही खास मेहमान, सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, सांसद मनोज झा जी। डॉक्टर मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मेरे इस कार्यक्रम में। आमतौर पर जो कंपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल का है, जिस तरह का सामाजिक आधार उनका है, और आप बिहार से आते हैं, उस बिहार से जहाँ सीधे सीधे कास्ट लाइन पर बड़ा शार्प डिवीज़न है, और आप खुद एक फॉरवर्ड कम्युनिटी से, बैतुल ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, आप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ क्यों आकर्षित हुए? आपको तो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था। नहीं, देखिए, इस सवाल का जवाब तो कई दफ़ा मैं लिख के दे चुका हूँ, बोल के दे चुका हूँ। मैंने तकरीबन 2 वर्ष पहले एक बार मैं पढ़ रहा था अमेरिका के संदर्भ में एक किताब, बड़ी अच्छी किताब, मैं यहाँ से बैठे हुए देख भी रहा हूँ, सामने ही है, वाइट मेल प्रिविलेज। उसके बाद मुझे लगा कि हिंदुस्तान में इस पर कम काम हुआ है, तो मैंने अपने को केंद्र में रख करके कि कैसे प्रिविलेजेस हम जैसे लोगों को जो अगड़ी जातियों से आते हैं उनको शेप करते हैं और उनका परसेप्शन बनाते हैं, और उस पर काम किया। रही बात पॉलिटिकल चॉइस मेकिंग की, और मैं पॉलिटिक्स में बहुत पुराना नहीं था जब जनता दल, बल्कि पॉलिटिक्स में था भी नहीं, जो मुख्य धारा की राजनीति कहते हैं। छात्र जीवन में आम छात्र की तरह सरकार के खिलाफ एक तेवर का होना, और वो उस दौर में सरकार के खिलाफ तेवर अक्सर लाल झंडा का हुआ करता था, चाहे कोई भी अलग स्टूडेंट आउटफिट हो, तो उसमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई। मेरे लिए 2 चीज़ें चिंता का विषय हमेशा रही, या मैं कहूँ कि चिंतन का विषय रही। एक रही जिसे अंबेडकर साहब ने बहुत लिखा, बहुत बोला, वो है फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सेक्युलरिज्म। जिस दौर में मैंने ये तय किया, उस दौर की राजनीति को अगर आप याद करें, जैसे भागलपुर के दंगे ने मुझ पर बहुत प्रभाव छोड़ा था। मैं छात्र था ग्रेजुएशन का, वहाँ रिलीफ के काम से गया। हाँ, गुजरात से पहले स्केल में कहीं भी कम नहीं, कहीं भी कम नहीं। वो टर्निंग पॉइंट था मुझ जैसे छात्र के लिए, और ये वो दौर भी था जिसे हम कहते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन का दौर। वो पीक था। उस
दौर को अगर आप स्मरण करें तो मुझ जैसे व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के सिवा जो हमारी, तब तो जनता दल था। हाँ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल था, नहीं, नहीं तब था जनता दल। लेकिन जब मैं कॉन्शियस हुआ, मैं बात कर रहा हूं 2010-11 की, हाँ, तब राष्ट्रीय जनता दल था। तो मैं एक छोटी पृष्ठभूमि आपको ये कह रहा हूं। दूसरा एक पहलू, उस दंगे ने आपके औचित्यन पर प्रभाव डाला बेसिकली। हाँ देखिए, मैं दंगों पे मैं काम करता रहा हूं, पढ़ा भी बहुत, और मेरी पीएचडी भी दंगों पे ही है। अरे वाह। बल्कि भागलपुर के ही दंगे पे मैंने जाकर के बाद में, जब मैं यहाँ जामिया में पढ़ा रहा था और डीयू से पढ़ा था और डीयू से ही पीएचडी कर रहा था, तो मैंने भागलपुर के दंगे पे जाके काम किया। और बाद में फिर गुजरात, जब तक मैं पीएचडी पूरी करता तो गुजरात भी तब तक हो चुका था। तो दोनों का समायोजन एक तरह से हुआ। मैं अपने दल के बारे में एक और टिप्पणी आपको करूं कि हम परसेप्शन मैनेजमेंट के भी शिकार रहे हैं। लालू जी या इवन तेजस्वी जी ने कभी कोई पीआर एजेंसी हायर नहीं की कि मेरा परसेप्शन ए से बी कर दो, बी से सी कर दो। हमारे परसेप्शन को हमेशा हमारे एडवर्सरीज ने हाँ, उन्होंने तय किया। और हम हमेशा ये सोचते रहे कि जनता स्वतः स्फूर्त इसका जवाब दे देगी। तो मैं समझता हूं आपके प्रश्न का आंशिक या पूर्ण जो भी जवाब मुझको देना था मैंने दिया। नहीं, आपका जवाब आंशिक नहीं, पूर्ण ही मिल गया मुझे। और मैं समझ गया कि आपका झुकाव, रुझान चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की तरफ था, और ऐसे में बिहार जैसे राज्य में उस समय राष्ट्रीय जनता दल एक बड़े विकल्प के रूप में वहां पर था। आज भी विकल्प नहीं है, भले हम चुनाव हार गए, हाँ, लेकिन इस धारा की जिसको राजनीति करनी होगी ना, तो विकल्प अभी में हम कमजोर दिख रहे हों लेजिस्लेटिव, लेकिन जमीनी हकीकत हमारे पक्ष में। मैं आऊँगा उस पर भी। चलिए उसी पर बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार के चुनाव में जो इस बार जिस तरह से जो नतीजे आए, जैसे अभी आपने कहा कि हम लेजिस्लेटिवली कमजोर हो गए, तो तथ्य सामने है, फैक्ट्स है। इलेक्शन में जिस तरह से हुआ, उम्मीद तो थी कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो महागठबंधन था वो मिल के बहुत बेहतर करेगा। वामपंथी दल भी साथ में थे, वाम मोर्चा भी साथ में था। ऐसे में जो नतीजे आए वो निराश करने वाले थे। तो उनका विश्लेषण भी आपने किया होगा। एसआईआर तो अपनी जगह एक है, उसके अलावा क्या कमजोरी रही इस वजह से? मैं एक चीज जरूर कहूंगा। देखिए, हार हुई और बुरी हार हुई, इसने आहत किया हम सबको, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं, पार्टीज को नहीं, आम आवाम को, क्योंकि बड़ी शिद्दत से एक बड़ा वर्ग बदलाव ढूंढ रहा था। आपको मैं एसआईआर के अलावा ही, चूंकि आपने कहा है, तो मैं एक चीज, बहुत चर्चा होगी। हाँ, बहुत चर्चा होगी, और मैं भी उसमें ऐड नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि एक्सक्लूजन का कोई भी तरीका किसी के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये संविधान और सम्मत नहीं है। लेकिन मुझे याद है, चूंकि उसी दौरान मेरे पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और जूझ रहे हैं अभी भी, तो मैं फिजिकली उतना एक्टिव नहीं था। मैंने लीडरशिप को बता दिया था। लेकिन मुझे याद है, जिस दिन 10,000 रुपये मनी ट्रांसफर होने की बात हुई बिहार जैसे राज्य में, वहां की पर कैपिटा को देखिए, प्रिकेरियस लिवलीहुड कंडीशन को देखिए, मुझे लगा कि ये चुनाव हमारे लिए अनइक्वल हो गया। मतलब चुनाव संतुलन, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। हम अचानक आर्किटेक्चरली अगर मैं दो बिल्डिंग के बीच में कंपेयर करूं तो लड़ाई यूं हो गई। तो उस लड़ाई को इक्वल बनाने के लिए, जैसे मैंने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि सिद्धांततः हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आपने भूतकाल में इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कमोडिटीज को, ट्रांसफर को आपने रोका है, पेंशन तक रोका, हाँ रोका है, लेकिन बिहार के केस में उन्होंने नहीं किया। मैं आपको सच कहूं, मेरी 2 चिट्ठियों का पावती तक नहीं आया इलेक्शन कमीशन से। तो मुझे लग गया कि कई चीजें पूर्व निर्धारित हैं। तो अगर एसआईआर के अलावा मैं देखूं, तीसरी चीज मैं दुनिया का, मतलब देश के तमाम दलों के लिए भी ये चुनौती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इन ऑफर्स में नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर। लेवल प्लेइंग फील्ड का है कि अगर आप नेट वर्थ देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज की, बीजेपी की,
और उसके मुकाबले कांग्रेस, जो कि नेशनल फुटप्रिंट में कांग्रेस है, और हम जैसों को देख लीजिए, तो हम यहां दिखते हैं, बीजेपी यहां दिखती है, हम यहां दिखते हैं। चुनाव की जो परिकल्पना आर्टिकल 324 के तहत थी, उसमें फ्री एंड फेयर के पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स था लेवल प्लेइंग फील्ड का। उसका नुकसान हुआ, और मैं समझता हूं क्यूमुलेटिव अगर मैं देखूं, और सिर्फ 10,000 नहीं था सर, गांव गांव में यह कहा गया कि 10,000 2 लाख की पहली किस्त, 1,90,000 और आने हैं। कहां से? तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना की अनाउंसमेंट की थी, और तकरीबन 2 साल पूर्व 23 में उन्होंने कभी कर दिया था। उसका दबाव उन पे था, लेकिन उसका तोड़ उन्होंने जो निकाला, जिसमें ग्रेप वाइन भी, रूमर भी कि 2 लाख की 10,000 ये पहली किस्त है, और सो मच सो कि ऐसा तो कोई पहले से प्री डिटरमिन फंड नहीं था कि 10,000 बांटना है, तो फंड्स के हेडिंग्स भी बदले गए। जो जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना था, वो पैसे इसमें चुनाव के लिए लगाए गए। तो अगर आप इनको एक पूरे समग्रता में देखें, तो हमारी इस हार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है। चलिए, तो आपने कारण बताए। अब भविष्य में इन मतलब ये स्थिति तो बनी हुई है, आज भी वही चुनाव आयोग है, वही भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, अब तो भाजपा की अपनी सरकार, नेतृत्व उनके हाथ में आ गया। अब राष्ट्रीय जनता दल बिहार में इसका मुकाबला कैसे करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जो है वो अब बैक सीट पे आ गया, अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट सीट पे आ गई। अभी तक जेडीयू फ्रंट सीट पे था, बीजेपी बैक सीट पे थी। तो अब हालांकि अभी समय, विधानसभा चुनाव तो अभी हुए हैं, लोकसभा चुनाव अभी 29 में होने हैं, एक लंबा 3-4 साल का गैप है। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल की कोई ऐसी आगे की भविष्य की कोई रणनीति, कोई योजना है कि इस गैप को भरा जाए, और जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ये तो तब भी ऐसा ही रहेगा, तो इसका मुकाबला करने की क्या रणनीति है? ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूँ, मैं लिख भी चुका हूँ, हमारी लीडरशिप भी इस पर बहुत गहन चिंतन कर रही है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह का हो जाए, तो सिर्फ इलेक्शन की तैयारी से बात नहीं बनेगी। इलेक्शन तो 4 साल बाद आएगा, एक आंदोलनात्मक तेवर रखना होगा, और दुनिया की डेमोक्रेसी गवाह है कि जिस किसी को ये इल्म हो गया, अपने बारे में इत्मीनान हो गया कि मैं अपराजेय हूं, उनको इंस्टीट्यूशनल तरीके से झटका नहीं लगा, उनको झटका लगता है सड़क रोशन होने में, सड़कों के जागने में। और मैं समझता हूं वो थ्रेशोल्ड लेवल लोगों के बीच आ रहा है। अब मैं आपको छोटा उदाहरण दूं, नीट का कैंसिलेशन, और ये सीबीएसई में ओएसएम, ये 2 चीजें ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस पूरी सरकार को नग्न अवस्था में रख दिया। ये कितनों क्या कहें कि परसेप्शन मैनेजमेंट कर लें, अपने लोगों के माध्यम से ये कह दें कि शिकायत करने वाले पाकिस्तानी हैं या कॉकरोच प्रवृत्ति के हैं। दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग। मुझे लगता है कि हम मेरा दल और हम जैसों को ये अब तय करना होगा कि हमारी राजनीति चुनाव आयोग की घोषणा के बाद नहीं शुरू हो। 24 घंटे 7 दिन लड़ता आदमी बेहद पसंद करता है हिंदुस्तान। पर आपकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसका जन्म जयप्रकाश आंदोलन के गर्भ से हुआ है। जनता पार्टी का जनता दल लेगेसी वही है जेपी मूवमेंट की, और जेपी मूवमेंट सड़क का ही आंदोलन था, बिहार आंदोलन भी इसको कहते हैं, और वो भी छात्रों से ही शुरू हुआ था। गुजरात की मेस बिल बढ़ने से लेकर के वो पटना तक वो बात चली गई थी, और उसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने उसी तेवर में बिहार में लौटेगा? सर, वो हमारे लिए एक अब यस नो वाला सवाल नहीं, इट हैज टू बी, ये करना है, क्योंकि ये सर्वाइवल का सवाल है। हाँ, ये सर्वाइवल सिर्फ हमारा नहीं सर, पॉलिटिकल पार्टीज का आज क्या है, रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी आज है कल नहीं होगी, हो सकता है। मेरा सिर्फ ये कहना है, इस देश को अगर बने रहना है, संवैधानिक प्राथमिकताएं महफूज रहनी है, सुरक्षित रहनी है, संरक्षित रहनी है, तो ये जो एजिटेशनल
पॉलिटिक्स है। ये मैं इन दिनों बार बार लिख भी रहा हूं और अपने पार्टी के लिए, अपने तमाम विपक्ष के लिए भी, कि हमें आइडेंटिटी और क्लास को एक साथ लाना है, पहचान और वर्ग की राजनीति को एक साथ ला करके। और ये मुश्किल नहीं है सर। कई अगर आप देखें लैटिन अमेरिकी देशों में, जैसे मैं अभी एक डेढ़ साल पहले ब्राजील का हुआ, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था कि लूला वापस आ जाएगा, कम बैक हो जाएगा। तो जेल तक चले गए। हाँ, जेल चले गए तो लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था। तो जेल का डर तो अपने यहाँ भी खत्म हो रहा है। मतलब इतना बेजा इस्तेमाल हो चुका है ईडी, आईटी, सीबीआई का कि ये भय लगभग पॉलिटिकल क्लास से खत्म हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि वर्ग और पहचान के इर्द गिर्द और जो एक अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो एक नया वर्किंग क्लास है, जिसको हम कभी गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं, ये तीनों का समावेश ऐसा हो जिसके माध्यम से आप राजनीति की सूरत को बदलें। और ये अपीलिंग होगा क्योंकि लोगों की चिंताओं का कोई मतलब, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये चरम पे पहुंच चुका है। मोदी जी भी जानते हैं कि अब ये डिलीवर नहीं कर रहा है, इसलिए आरएसएस भी गाहे बगाहे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध की वकालत करने लगा। ये इनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब टीयर 2 पे कुछ चल रहा हो, टीयर 3 पे चल रहा हो, तो तालाब में कंकर मार करके देखो कि तरंग कैसी उठ रही है। तो कंकर मारना उन्होंने शुरू कर। यस, तो मुझको लगता है कि उस दृष्टिकोण से देखें तो लोग बदलाव की इस शक्ल को देखना चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी आपने नीट का जिक्र किया, नीट और सीबीएसई का। तो नीट और सीबीएसई को लेकर देश का युवा और जेनजीज को बुरी तरह से आंदोलित है, उद्वेलित है। लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा कोई कार्यक्रम लिया क्या? अभी तक तो कोई नहीं। देखिए, पार्टी ने कई जगह आप अगर देखें तो मुफस्सिल स्तर पर, जिला स्तर पर भी प्रोटेस्ट किया है। और इसमें ऐसा नहीं, तेजस्वी जी ने कहा था कि पहले सरकार एक आए तो हम उसको इतना मौका देंगे। अभी वो सरकार फिर बदल गई, अभी नए मुख्यमंत्री ने टेक ओवर किया। अगर तेजस्वी जी के ही अगर टाइमलाइन को देखें या उनके, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोर इश्यूज उठ रहे हैं और इन चीजों को लेकर के भी एक जो संवाद लोगों से होना चाहिए वो जारी है। और वो और अभी आने वाले दिनों में, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे, अक्सर हमारे कई साथी मीडिया के, नीट की प्रॉब्लम है, एजुकेशन मिनिस्टर का दोष है, उनसे रेजिग्नेशन ले लो। हाँ, कई और पार्टियां भी, मीडिया के साथी भी, पेट्रोलियम में दिक्कत है, पेट्रोलियम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लो। फाइनेंस, इकोनॉमिक वाले, फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा ले लो। ईरान, वेस्ट एशिया पे ढुलमुल रहे हैं तो विदेश मंत्री का इस्तीफा ले लो। लेकिन एक ऐसे कैबिनेट में जहां अपने कमरे का गमला तक मंत्री अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, उसमें कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। इसलिए अगर बक स्टॉप्स कहते हैं ना, बक स्टॉप्स वेयर, तो बक शुड स्टॉप एट द टॉप। जो रेलवे प्लेटफॉर्म का भी इनॉग्रेशन करते हैं, यूटिलिटी सेंटर का भी, बल्कि सड़क का करते हैं, असंभव नहीं कुछ दिनों में मॉल का भी किसी प्राइवेट ओनर मॉल को, हाँ, उसका भी इनॉग्रेशन हो। तो वह उस दृष्टिकोण से मैंने कहा हम लोगों को भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये डाइवर्सन के टैक्टिक्स में नहीं फंसना है। बक शुड स्टॉप हु टेक्स द डिसीजन। मतलब आप कहना है सीधे फिर इस्तीफा प्रधानमंत्री का ही मांगना चाहिए। अगर हमें एजिटेशनल फॉर्म में इस्तीफा मांगना है तो किसी और से क्यों? मतलब जब आप कहते हैं कि ये उपलब्धियां हैं, जैसे 74 में इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगा गया, बिल्कुल 74 के लोगों को बड़ी क्लैरिटी थी, मैं बताऊं, गफूर का नहीं मांगा। हाँ, उनको पता था। और कमोबेश आज की परिस्थितियों को मैं देखूं तो ये तो उससे विकट समय है, वहां इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड थी, डिक्लेयर्ड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत लगाई गई, गलत थी अलग, बिल्कुल, हाँ। लेकिन आज की डेट में तो वो बिना प्रोक्लेमेशन के, इंदिरा जी को मीडिया का इतना बड़ा इकोसिस्टम साथ में नहीं था जो आज हालात है। मतलब मैं और क्या आपको कहूं हम लोग तो कि हाँ, हमें तो याद है पूरा दौर। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, एक अदना सा लेख लिखूं, अंग्रेजी अखबार फिर भी छाप देंगे अगर सरकार की आलोचना है। हिंदी अखबार, मैं दुख के साथ कहता हूं कि हिंदी अखबारों को उससे आपत्ति हो जाती है, यानी कुछ ज्यादा आलोचना हो गई। और मैं समझता हूं कि इमरजेंसी में
कई अखबारों ने तो अपने नहीं, कवर लेकिन पे मैं आपसे कहता हूँ आप हमारे लिए लिखिए, आप बहुत अलग भी नहीं, लिखिए, पक्का, हम पक्का उसको छापेंगे, क्योंकि वो आपके नाम से छपेगा, आपके विचार होंगे, उसमें लिखा होगा कि ये लेखक के निजी विचार निजी है। विचार है और लेखक राष्ट्रीय जनता दल के हाँ, सांसद हैं। हाँ, ये मतलब मैंने एक राइटर के साथ जाएगा। आपको आम तौर पे एक बात कही कि ये एक इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहा, उस इकोसिस्टम में अब जब आप जेनजी की बात करते हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि अब इंतहा हो गई। कितने दिन किसी से नफरत के नाम पर मैं अपनी रोटी, अपनी थाली इग्नोर करता रहूंगा, एम्प्लॉयमेंट के सवाल को इग्नोर करता रहूंगा। तो वो जो थ्रेशोल्ड होता है किसी भी देश में, वो यहां पहुंच रहा है। मतलब कुल मिलाकर के अब आर्थिक सवाल उठाने का समय हाँ, आ गया है। जो भावनात्मक मुद्दों पर लोग जिस तरह से भटक जाते थे, वो भावनाएं भी नहीं थी विनोद जी, मैं आपको कहूं भावनाएं नहीं थी। मतलब इस देश को जिसमें गांधी थे, वो दौर भी कम विकट नहीं था। पार्टीशन दिख रहा था, पार्टीशन हो गया। और मैं अक्सर देखता हूं कि गांधी जब नोआखली से आए तो उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में प्रार्थना बदल दी। भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आज मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई को अगर उस नजरिए से भी हम देखें तो हमें उन शब्दावली को भी बदलना होगा, जिसके माध्यम से अब पार्टीशन लगभग हर घर में, हर मोहल्ले में। पहले तो सरहद पे एक जमीन लाइन खींची हुई, लाइन खींची गई, उसी से हो गया था। ये आपने जो बात कही है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष जो है, जिसके आप भी एक अहम हिस्सा हैं, आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है, वो राजनीतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है? मैं उसको जिस तरह आर्टिकुलेट करता हूँ, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव था, अगर उसकी बात करें, और जिसमें बीजेपी को बहुत दिक्कत आई, 400 पार जो है 240 पे आके अटक गया, और लगता था कि 20-25 सीटें और कम हो जाती तो शायद आज बीजेपी की सरकार नहीं होती, और वो 20-25 सीटें आराम से कम हो सकती थी। लेकिन अपोजिशन जो इंडिया अलायंस बना, नीतीश कुमार भी वापस चले गए एनडीए के साथ, एक झटका वो लगा, उनको आप हैंडल नहीं कर पाए कि वो साथ में रहते। दूसरा, जो बचे हुए लोग थे वो भी कहीं भी कोहेसिवनेस जो होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई पड़ी। ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग लड़ रहे थे बंगाल में, लेफ्ट और कांग्रेस का केरल में अलग लड़ रहे थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ थे, दिल्ली में गठबंधन था। तो लोगों को ये यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई एकजुटता है कहीं किसी तरह की। इसमें तो विपक्ष फेल हुआ। नहीं, देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक ना रखूं ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मतलब बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने इन सवालों में कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे हम सब भी उद्वेलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप लोग तो प्रक्रिया का हिस्सा है ना। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जैसे बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि नीतीश जी को नहीं रख पाए। किसी न किसी दिन ये चीज़ें सामने आएंगी। मैं जानता हूँ बहुत दिन तक इस देश में कोई सीक्रेट नहीं रहता, कोई चीज़ नहीं रहती है। आज नहीं तो कल नीतीश जी गए नहीं थे, ले जाए गए थे। शायद हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाए, शायद हम रीड नहीं कर पाए कि मल्टीपल स्क्रिप्ट क्या क्या चल रही है हमारे इस इंडिया स्क्रिप्ट के नीचे, शायद रीड ना कर पाए। मैं ज़्यादा इसमें और नहीं कहूँगा। दूसरी चीज़ सर, मैं एक और बात कहूँ कि वक्त बहुत बड़ा हीलर होता है। शायद 24 में भी हमें अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूं। और ये भरोसा नहीं था। हाँ, ये हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है वो चुनाव जनता ने ही लड़ा। हाँ, मैं इसलिए उसी बात पे आ रहा था। तीसरे, दलों की एकजुटता जब कभी टॉप पे स्टिच करने की कोशिश की जाएगी, उसमें क्रैक्स रहेंगे। जब जनता स्टिच कर लेगी कि तुम जानो हमारे एजेंडे पे ऐसे आओ, तब वो बॉटम से टॉप का अप्रोच होगा, तब फिर कोई परेशानी नहीं होगी। शायद चीजें उस दिशा में जा रही हैं कि जमीनी उद्गार या जमीनी उभार आपसे कहेगा, लीडरशिप से कहेगा पॉलिटिकल पार्टीज के, माइंड योर बिजनेस, यूं आओ। वो फोर्स करेगा, वो फोर्स जैसे जनता पार्टी 77 में बनी थी। बिल्कुल, मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था उन दिनों में, तो एक बड़े लीडर सम्माननीय हैं,
उनको कहा गया एक दूसरे लीडर के घर जाने के लिए, मीटिंग के लिए। उन्होंने कहा कि मैं उसके चौखट पे नहीं जाऊंगा। मैं 76 के लास्ट 77 की शुरुआत की बात कर रहा हूं। वो जब प्रक्रिया हाँ, चल रही है। आज स्थिति वैसी नहीं है कि मैं उसकी चौखट पे नहीं जाऊंगा। उतनी बात बदली है और कई चीजें और नहीं, वो बदलेंगी। तो वीपी सिंह को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे लोग। हाँ, बात के फेज में मैं तो गवाह हूं। हाँ हाँ, चंद्रशेखर जी तैयार नहीं थे, हाँ, और बाद में जनता का ही दबाव था, और सबने स्वीकार किया। मैं आपको कहूं, भारत जैसे देश में जहां डेमोक्रेसी का ये कैडर बेस्ड स्वरूप नहीं है, बीजेपी को भी मैं कैडर बेस्ड के कारण लोग लाख कहने में नहीं मानता हूं। हमारे यहाँ प्रतिमान बदलते हैं मास पॉलिटिक्स से। मास पॉलिटिक्स नायक, ये अवतार पूजा का देश है ना। हाँ, उसमें है, कभी कभी कल्ट बनते हैं। जैसे अभी आप तमिलनाडु देखिए, वो कल्ट की विक्ट्री है, वो किसी व्यक्ति या किसी दल की विक्ट्री नहीं है, वो कल्टिज्म है। तो मैं समझता हूं मास पॉलिटिक्स का एक तेवर होता है, और शायद आने वाले दिनों में परिस्थितियां जो बन रही हैं, चाहे वेस्ट एशिया वाला मामला हो, इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, वो सारी चीजें जुड़ करके मास पॉलिटिक्स के तेवर को बदलेंगी और उसे और ताजा बनाएंगी। एक एक करके विपक्ष के जो बड़े किले हैं वो ढहते जा रहे हैं। बिहार का किला ढह गया, पश्चिम बंगाल का बड़ा मजबूत किला था वो ढह गया, तमिलनाडु का भी ढह गया, स्टालिन जैसा मजबूत किला जो था, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का किला ढह गया। ये सारे बड़े मजबूत किले थे विपक्ष के, जो भाजपा को चुनौती देते थे अपने अपने इलाकों में। समाजवादी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में आजमाइश करेगी 2027 में, हालांकि सत्ता से तो अभी भी बाहर है वो। ऐसे में जब विपक्ष के तमाम किले ढहते जा रहे हैं, ये ठीक है केरल में कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन अभी भी उत्तर भारत में कांग्रेस जिन राज्यों में है बीजेपी के मुकाबले वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है, जहाँ हरियाणा में थोड़ा बेहतर स्थिति में है। तो ऐसे में विपक्ष की राजनीति का भविष्य क्या देखते हैं आप? जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम, ठीक है, नीट को लेकर संतोष है, सीबीएसई को है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस हैंडल नहीं हो पा रही, बहुत सारे सवाल हैं, चुनौतियां हैं जो सरकार पर लोगों के सामने हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक रूप से सफलता उसको मिलती जा रही है। 2024 का झटका खाने के बाद हर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, खाली झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो ऐसे में विपक्ष की राजनीति नहीं, कैसे इस सवाल को मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं इस सवाल को थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूं जी। विपक्ष की राजनीति से थोड़ा अलग भारतीय राजनीति का क्या होगा, और मैं फर्क करना चाहता हूं नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया। मैं क्यों ये फर्क कर रहा हूं? भाजपा की जो जुबान केरल में होती है, तमिलनाडु में होती है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, बिहार नहीं होती है। इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बिल्कुल लैबोरेटरी कंडीशन में कई प्रयोग किए हैं, और वो लैबोरेटरी कंडीशन के प्रयोग समाज के लिए कालांतर में ठीक नहीं है, उनकी राजनीति के लिए ठीक है। उनकी राजनीति में उनको चुनाव में फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ें उस तरह की राजनीति का, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, वो सीख भी देता है, और अगर स्पेंगलर के शब्दों में कहूं तो वो आपको ये भी बताता है कि जिस चीज का उत्थान हो रहा है, जिस धारा का, उसका पराभव भी होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि उन राज्यों में, अभी हाल में मैं मध्य प्रदेश गया था और आयोजकों ने मुझे बुलाया था राजनीति की भाषा पे। सारी मतलब वो जो वहाँ सभागार में लोग थे, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के सपोर्टर नहीं थे, सामान्य लोग थे, ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर होंगे। नहीं, इंदौर गया था, ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर होंगे। हाँ, लेकिन उनको ट्रैक्शन लगा, और मैंने कोई व्यक्तिगत वैमनस्य की बात नहीं की, राजनीति की भाषा पर बात की, और भाषा की राजनीति। मैं मान रहा हूं उत्तर भारत में विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि
उस भाषा की काट कैसे करें। अक्सर हमारी चिंता होती है चुनाव कैसे जीते। चुनाव अंगणित है विनोद जी, हो सकता है अंगणित हम अपने पक्ष में बिठा लें, हो सकता है हम 51-49 के फासले से चुनाव जीत जाएं, यूपी हो या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, लेकिन वो जीत भी इस बात की गारंटी नहीं होगी कि समाज में जो जहरीली भाषा जड़ जमा चुकी है उसकी काट कैसे हो। जब तक उसकी काट नहीं होगी तब तक कोई भी जीत स्थायी नहीं होगी और जीत की संभावना भी शायद थोड़ी मुश्किल होगी। और मैं ये बात पूरे होशो हवास में इसलिए भी कह रहा हूं कि अंततः वो जुबान बीजेपी की सेहत के लिए भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि लोगों का जायका बदलता है। आज ना बदले 10 बरस और लग जाए, 15 लग जाए, हम ना हो, आप ना हो, लेकिन जब जायका बदलेगा इस भाषा की कीमत लोग सालों तक वसूलेंगे कि तुमने हमें क्या कर दिया। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक बार बीजेपी जब जाए तो फिर 100 साल कोई संभावना ना बने, क्योंकि आपने तहस नहस करके रख दिया कॉग्निटिव फ्रेम को, लोगों के आपसी व्यवहार को, आचरण को, चिंतन प्रक्रिया को। तो इसका मतलब जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, उसको आप देखते हैं एक प्रयास? अगर कहूं तो मतलब एक व्यक्तिगत मेरी टिप्पणी है, दुकान शब्द से बाजार का बोध होता है, तो मैं थोड़ा बाजार तो कहा ही था नहीं, बाजार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस कॉन्सेप्ट के पक्ष में हूं कि उस तरह की कोशिशें हर लेवल पर हमारी पार्टी भी करती है, जब कहीं भी तनाव की संभावना भी हो तो करती है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों को भी अपनी शब्दावली में सजग रहना होगा कि नफरत के बाजार में, तो नफरत की का जो बाजार है ना, उसमें मोहब्बत की दुकान कहना से बेहतर है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की नई नुमाइश लगाएंगे, समथिंग लाइक दैट। दुकान वो शब्द बड़ा, वो मैं सच कहूं तो मुझे नहीं, वो नवउदारवाद वाली शब्दावली आ जाती है। मुझे लगता है कि शायद उसको कुछ और ज्यादा असल में ये तो हो सकता है कैची लगा हो तो लोगों ने लिया हो, लेकिन नफरत की फसल के बीज, मोहब्बत के नए बीज कुछ भी कर सकते, मोहब्बत के फल ले आप। हाँ, इस तरह की चीजें भी हो सकती थी। मतलब ये मेरा निहायत ही नफरत की आंधी के बीच मोहब्बत की बयार, ये ज्यादा बढ़िया है ना। नफरत की आंधी के बीच मोहब्बत की बयार वो ज्यादा, और खास करके इन महीनों में जब लू का बोध होता है तो उसमें वो ठंडी बयार वो। अभी हाल में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है, डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से उनका कहना है, उसका जो रेफरेंस है कि एक तो सीमा पार से जो घुसपैठ है उसके जरिए, उसके वजह से या और तमाम वजहों से जो पूरा एक जो बदल रहा है देश का पूरा डेमोग्राफिक सिनेरियो, उसको तो उसके अध्ययन के लिए और उसकी रिपोर्ट और रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करेगी। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने तो उसको जैसे ही मुझसे पूछा, प्रेस वाले आए थे, मैंने पढ़ा जब कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी, आपको पता है उसमें एक भी डेमोग्राफर नहीं है। मतलब एक कमेटी बनी है डेमोग्राफिक चेंज को अध्ययन के लिए, उसमें एक डेमोग्राफर नहीं है। मतलब मैं समझता हूं कि सरकार की सलाहकार मंडली में शायद आरएसएस से भी इनके ताल्लुक बहुत ही वन-वे हो गए हैं। कोई दक्षिणपंथी डेमोग्राफर भी ले सकते थे आराम से, हालांकि विचारधारा, हाँ, बस डेमोग्राफर तो हो। मैं देख रहा था, मैंने कहा इतिहास पर कमेटी हो, इतिहासकार नहीं, या मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, एक डॉक्टर नहीं, आईएएस बिठा दिए, जजेस बिठा दिए, डेटा एनालिस्ट बिठा दिया। अच्छा हाँ, आपकी डेमोग्राफिक चेंज के अध्ययन की कमेटी, और इसके पास डेटा कौन सा है? सेंसस का 11, 21 में होना था, कोविड के कारण नहीं हुआ। 21 के कितने साल हो गए? दुनिया में कितनी जगहों पर कोविड के कारण सेंसस रुका है? मतलब हम इतने महान देश
फलाना ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और हम एक अदद सेंसस नहीं करवा पा रहे हैं। वो तो कोविड तो 2021 में खत्म हो गया। वही मैंने कहा कि दुनिया में आपको शायद ही कोई देश कोविड में मिले। तो आपने चुनाव करा लिए थे विधानसभा में। हाँ, वही कहा, दुनिया में शायद ही कोई देश। बिहार का चुनाव बिहार हुआ, का बंगाल का चुनाव चुनाव हुआ। हुआ, सारे आसाम का चुनाव सब कोविड तो में। इसलिए ये डेमोग्राफिक चेंज या घुसपैठिया, ये इनके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है डॉग विसिल पॉलिटिक्स। ये झारखंड में घुसपैठिया बोलते हैं, बिहार में घुसपैठिया बोलते हैं, बंगाल में अब वहां के सीएम ने भी वही जुबान सीख ली। उनको पता है इस जुबान को बीजेपी में प्रीमियम बहुत है, इससे फायदे मिलते हैं। वो तो आसाम और हाँ, बंगाल की। तो वो घुसपैठिया। अरे साहब, आपने बांग्लादेश के बारे में कुछ इधर उधर का बयान दिया था, वहां हमारे हाई कमिश्नर को तलब कर लिया गया था। कभी कभी तो सोचा करो कि आपके बयान का संदर्भ क्या है, ये कहां तक जाकर के असर करता है और कर सकता है। घुसपैठिया है तो उसके लिए स्टैब्लिश प्रोसीजर है। 12 बरस से तो यही सुन रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर या 12 किलोमीटर के अंदर, 15 किलोमीटर के अंदर जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है गिरा देंगे। किसने आपको रोका हुआ था? कोई भी राज्य सरकार लिखित में बताइए कि उसने गिराने से मना किया हो, तो आप तो खबर बनवाते कि इलीगल स्ट्रक्चर था। तो इतने साल क्यों अलाउ किया? ये तो किसी भी सरकार से नहीं होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ? आपने मुझसे सवाल पूछा डेमोग्राफिक चेंज पे, घुसपैठिया पे। बेरोजगारी एजेंडे में नहीं है, भुखमरी एजेंडे में नहीं है। तेल की कीमत पिछले 11 दिनों में 11, 11.5 से 12 रुपए, सीएनजी सब में बढ़ोतरी। और ये स्टैंड अलोन बढ़ोतरी नहीं होती है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है पूरी अर्थव्यवस्था पर। महंगाई बढ़ती है हर चीज की। तो मैं समझता हूं कि इससे फायदा हुआ ना, कि अब डिबेट सारा डेमोग्राफी पे आ गया। मुझे भी कल 2-3 फोन आए कि डेमोग्राफी पे बहस करें। मैंने कहा भाई, जिस कमेटी में डेमोग्राफर ना हो उस कमेटी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? अच्छा, एक अब बस सवाल और, एसआईआर को लेके जो है विपक्ष ने इतना शोर शराबा किया, आप लोग राहुल गांधी ने पूरा बिहार में, तेजस्वी जी ने पूरा मुद्दा बनाया, बंगाल में ममता जी ने बनाया, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश बनाया, बहुत काफ़ी विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर मोहर लगा दी, चुनाव आयोग की सारे कार्यवाही पर, कहा कि वैध है और उसका अधिकार है पूरी तरह से। यानी ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका? नहीं, देखिए, आप अगर विपक्ष के लिए झटका कहते हैं ना, विपक्ष अंतरिक्ष में थोड़े ही है, इसी देश का विपक्ष है ना, इसी देश की राजनीति में एक विपक्ष है, इसी देश की राजनीति में एक सत्ता पक्ष है। अगर ये झटका लगा है तो देश के संविधान को झटका लगा है। माफी के साथ कहता हूं, मैंने एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा जिसने इन तौर तरीकों के पक्ष में एक लेख लिखा हो। एक फॉर्मर, ऐसा तो नहीं कि सब कांग्रेसी हैं, नहीं, इनके टाइम के भी है। अब मैं कह रहा हूं जो बीजेपी के हाँ, बने एक ने नहीं लिखा, तो या जाहिर है कि कुछ तो मेरिट होगा। दूसरा, एक जज का कमेंट था कि इस बार वोट नहीं दोगे, नाम क्लियर हो जाएगा बंगाल के संदर्भ में, अगली बार दे लेना। मैं संविधान सभा की बैठक में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पे पढ़ रहा था। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा दौर आएगा, कहा जाएगा कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार दे लेना। 10th का बोर्ड इस बार नहीं हो पा रहा है तुमसे, अगली बार दे लेना। ये बहुत कैजुअल रिमार्क है, और मैं इस कैजुअल रिमार्क के माध्यम से कल के भी टिप्पणी को देखता हूं। मैं पिटिशनर था, मैंने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी, एक्सक्लूजन के मैकेनिज्म को चुनौती दी थी कि ये अगर हम लोग पिटीशन ना देते, आधार कार्ड कभी नहीं एक्सेप्ट होता। हमने एक एक चीज हासिल की है इसी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में। यस, और इसी सर्वोच्च, अभी देखिए लाखों लोग बंगाल में वंचित हैं। नागरिकता के सवाल सुनिए, अगर उस लाख में से फर्ज कीजिए 29 लाख विदेशी ही निकल गए, फर्ज कीजिए कल्पना के, 1 लाख देशी हैं, उनका वोट कहां गया इस बार का? हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल? ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस से इन सवालों पर संवेदनशीलता से सुनने की हम लोगों को आदत रही है। इसलिए मेरा मानना है
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कल को ये स्वीकार करेंगे कि शायद उनको समग्रता में इन चीज़ों पे अपना पक्ष रखना था। बस एक आखिरी सवाल मनोज जी, कि लड़ाई लंबी है और जिस तरह आपने पूरा विश्लेषण किया कि खाली चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ना है, पूरे इस देश की जो राजनीतिक जो वातावरण है जो उसको बदलने के लिए भी लड़ना है, तो इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है और एक कंस्ट्रक्टिव लड़ाई की ज़रूरत है। उसको अगर हम विपक्ष सत्ता पक्ष नज़रिए से न देखें तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो उस पक्ष में हैं हवा बदलने के, मतलब नफ़रत की आंधी में मोहब्बत के बयार लाने के पक्ष में जो ताकतें हैं, क्या उनके बीच में एक कोहेसिवनेस नहीं होनी चाहिए? एक उनका सामान एक सचिवालय हो, एक सामान एक उनकी अंतराल में बैठकें हों, एक पूरा एक जो है उनकी राजनीतिक जो प्रणाली है उसमें एक सामूहिकता, एक एकता ये दिखाई पड़नी चाहिए। बजाय ये कि बिहार में तेजस्वी जी अपना अलग गाड़ी चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी अपनी अलग चला रहे हैं, देश के तमाम राज्यों में राहुल गांधी अलग घूम रहे हैं, शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। मतलब नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यानी जो इंडिया गठबंधन है, हमारी क्या इंडिया गठबंधन को एक फॉर्मल स्वरूप नहीं दिया जाना चाहिए? मैं इस सवाल को एक लाइन में स्वरूप में मैं आपको संक्षिप्त जवाब देता हूँ कि जो आपने कहा, इसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर भी चाहिए, सेट ऑफ आइडियाज चाहिए, पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट चाहिए, पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट भी, क्योंकि हम एक जैसा सोचते तो एक दल होते, बिल्कुल। हम अलग अलग सोच रहे हैं, इसलिए अलग अलग दल है। हाँ, तो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट भी पॉइंट ऑफ और हमारे रिश्ते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हाँ, हमारे रिश्ते एपिसोडिक नहीं होने चाहिए। हाँ। ये होली, दिवाली, ईद, बकरीद की तरह के एक दिन, आज ये त्योहार है, आज त्योहार मनाते हैं, वो नहीं, एक निरंतरता जिसका अभाव रहा है, इसका अभाव रहा है और भविष्य में इसका अभाव न रहे उसके लिए आवश्यक, इसके लिए आवश्यक जरूरत है जी, जो आपने इंगित किया। तो ये प्रयास कौन करेगा? कुछ प्रयास वक्त कर लेता है, यकीन मानिए, मार्क माय वर्ड्स। जैसे मैं अगर इसको इस रूप में देखूं कि 77 में ये प्रयास जयप्रकाश नारायण ने किया था, बहुत बड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी थे वो। 89 में इस प्रयास को बहुत हद तक दो लोगों ने किया है, चौधरी देवीलाल ने और हरकिशन सिंह सुरजीत ने, और 98 में फिर सुरजीत, 96 में फिर सुरजीत की भूमिका हुई, 2004 में भी उनके जैसे व्यक्ति की भूमिका हुई जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं था। जेपी का अपना कोई एजेंडा नहीं था, सुरजीत जी का अपना कोई एजेंडा नहीं था। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस समय आपको दिखाई पड़ रहा है? आपके सवाल से ही मुझे अचानक से एक चीज, जिसका अपना एजेंडा था, सबको इकट्ठा कर, अचानक से एक चीज ख्याल आया। जेपी 77, 89, 90s में जो आप वो 2003 तक देवीलाल जी या हरकिशन सिंह सुरजीत जी, हरकिशन सिंह सुरजीत जी और देवीलाल जी जेपी नहीं थे। हाँ, जेपी नहीं थे। जेपी वाली विरासत भी नहीं थी। नहीं। जेपी वो थे जो इंदिरा गांधी से नाराज होकर के भी इंदू लिख करके ही चिट्ठी लिखते थे, और सबसे पहले मिलने भी गए थे, और जवाहरलाल नेहरू को भाई कह करके अगर किसी ने लगातार एड्रेस किया तो दूसरा कोई नहीं। हाँ, जेपी थे। तो आपने देखा कि वो फर्क है। तो शायद हर दौर एक ऐसी चीज पैदा करता है जो हो सकता है हरकिशन सिंह सुरजीत ना हो, देवीलाल जी ना हो, जेपी ना हो, लेकिन वो होगा क्योंकि उस ग्लू की आवश्यकता है। ये थे मनोज झा जी, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य और देश के जाने माने प्रखर नेता, जो आम आदमी की आवाज़, एक जनसाधारण की आवाज़ को बड़ी मुखरता के साथ संसद में रखते हैं और उठाते हैं। अक्सर इनको सुनने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि तथ्य और कथ्य दोनों इनके भाषण में होता है। मुझे उम्मीद है कि मनोज झा जी से बातचीत आपको पसंद आएगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर एक नए मेहमान के साथ खरी बात में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।